वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद कुछ इलाकों में मकड़ियों ने पनाह के लिए दरख्तों के इर्द गिर्द अपने जाले बना लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ खड़े पानी की वजह से मच्छर पैदा होना शुरू हो गए हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि मच्छर इन जालों में फंस जाएंगे, जो किसी मुमकिना हद तक मलेरिया और डेंगू से निजात का बायस होगा। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल यानी सैलाब के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है, कि इससे हमें फ़ायदा होगा या ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है? फैसल, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ माहिर माहौलियात और एनवायरमेंटलिस्ट तौफीक पाशा साहब मौजूद हैं। तौफीक पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे अंदाज़ा है कि हो सकता है कि आपका ये आपके गार्डन में कोई भाजी टेबल जो गार्डन है उसमें प्लांटेशन का टाइम हो, उससे आप टाइम निकाल के हमें दे रहे हैं। इट्स अ प्लेजर फॉर अस। तौफीक साहब, ये जो फिनोमिनन है, जब इंसान आदमी अपने हाथों से तबाही करता है तो नेचर जो है फिर वो एक्शन में आती है। मैं चाहूँगा ये फिनोमिनन जो हुआ है कि मकड़ियों ने दरख्तों पे जाले बनाए, प्लीज़ हमें बताइए क्यों हुआ ये। देखिए, ये नेचर में हर चीज़ बहुत लॉजिकली काम करती है, सिस्टमेटिकली काम करती है और नेचर बैलेंस मेंटेन करता है। तो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, आपने जो वीडियो देखी है, उसमें हमने इसके कुछ और भी पिक्चर्स और वीडियोस देखे हैं नेट पर। पाकिस्तान में नेचुरल फिनोमेना है, जहाँ सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है। ये जो स्पाइडर्स हैं जो आमतौर पे घास में या पौधों पे होते हैं ग्राउंड लेवल पर, लोअर लेवल पे, वो पानी से बचने के लिए वो सभी ऊपर चले गए हैं और उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो नेट्स बनाएं। वो अपने वेब के नेट बनाते हैं जिसमें वो अपनी खुराक पकड़ते हैं। और आप ये समझ लें, मछेरे हैं और अपना जाल फेंक देते हैं, तो इनकी मछली उड़ने वाले कीड़े होते हैं। और वो क्योंकि एक दरख्तों के अंदर कॉन्सेंट्रेट इतने ज़्यादा हो गए कि वो पूरा वेब उसके ऊपर जम जाता है। जब मच्छर उड़ता है या और कोई भी चीज़, उड़ता हुआ कीड़ा, और रात में बहुत ज़्यादा होते हैं उड़ने वाले कीड़े जो हैं, तो वो स्पाइडर नॉर्मली रात के वक्त में गार्डन्स में जो है आपको मिलेगा, नाइट में वो अपने वेब्स बनाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वो पकड़ लेता है। ये नेचर का अपना तरीका है, वरना मच्छर बहुत ज़्यादा होगा और मच्छर सिर्फ इंसान को नहीं तंग करता है, वो सारे जानवरों को, मुर्गी, गाय, बकरी, कुत्ते, सबको तंग करते हैं मच्छर। तो नेचर का अपना ये कंट्रोल है। इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और दरख्तों को ये स्मॉदर कर देते हैं तो दरख्तों का भी नुकसान हो सकता है, बट फिर भी नेचर अपना बैलेंस मेंटेन करता है। जी सही। अच्छा सर, ये बताएगा, ये जो मकड़ियाँ जाले बना रही हैं, ये तो काफ़ी बड़ी तादाद में है। अब मुझे तो खैर देख के खौफ आने लग गया। ये क्या इंसान के लिए ख़तरा हो सकता है इन फ्यूचर? नहीं, इससे इंसान का कोई ख़तरा नहीं। ठीक है। अच्छा तौफीक साहब, चलें, ऑब्वियसली ह्यूमंस को तो मसला नहीं है, बट मैं पूछना चाह रहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरीके से तो है, लेकिन क्या इससे जो ये प्लांटेशन है, जो ट्रीज़ हैं, उनको कोई नुकसान, उनके लीव्स आगे चल के कुछ ख़राब हो जाएं इस तरह की, या खुदा न खासा किसी फलदार दरख्त पे अगर ये लगा लें तो फिर वो सिचुएशन क्या होगी फ्यूचर में? जी, ये जैसे मैंने कहा, अगर ये इतना ज़्यादा हो जाता है ट्री के ऊपर तो ये उसको स्मॉदर कर देगा, वो सांस भी नहीं ले सकेगा, उसे रोशनी भी नहीं आएगी और प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, दरख्त मर भी सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली जो फ्लड टाइप सिचुएशंस होती हैं, ये इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लास्ट नहीं करती हैं और फिर वो अपना नेचर अपने साइकिल में आ जाता है और एवरीथिंग गोज़ बैक। सिर्फ हमने ये समझना है कि हमारे यहाँ इस वक्त भी फ्लड की जो हालत है वो ये है कि बहुत सारे इलाके हमारे अभी तक 4 महीने बाद भी अंडर वाटर हैं और हमने उस पूरी चीज़ को सोचना है कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। और आपको पता है पिछले कुछ दिनों से तो ठंड हो गई है, लेकिन अगर आप इंटीरियर में चले जाएं तो वहाँ तो काफ़ी दिनों से ठंड हुई हुई है। तौफीक साहब, ये अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं, हमारी टीम भी 2 वीक पहले वी वेंट टू गम्बट हाला के पास, तो वहाँ पे भी सिचुएशन बड़ी इस वक्त। और आप, अच्छा सर, ये कहाँ की आप जो गए थे वो कौन सा एरिया था? ये जी जूही दादू, यस, वहाँ भी बड़ा मसला है। तो सर ये बताएं कि इज़ इट एन अपॉर्चुनिटी? अभी तो तबाही हुई है, जो मैंने भी देखा खजूर की जो फसलें थी सर, वो अभी भी ड्रेंच्ड है पानी में। जो निकाल पा रहे हैं पानी वो निकाल पा रहे हैं, जो नहीं निकाल पा रहे वो नहीं निकाल पा रहे।
तो हम इस डिज़ास्टर को अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं? देखिए, कभी कभार तो फ्लड्स जो है ना, वैसे अक्सर जो फ्लड आता है, नॉर्मल जो फ्लड्स होते हैं, वो नेचर का एक तरीका होता है कि वो स्लेट को साफ कर देता है और आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वेरी सिंपल टर्म्स में डालना। या इसमें ये होता है कि फ्लड के पानी के साथ में सिल्ट आता है, रेत आती है, वो ज़मीन के लिए उसको रिजुविनेट करती है। तो ये तो चीज़ें होती हैं। ये जो फ्लड है ये ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ बारिश का पानी एक जगह में जमा हुआ है, ये दरिया का फ्लड नहीं है। सो इसमें मसाइल हैं, लेकिन इनको एक तो इनके साथ में टैकल आप किस तरह करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और जो इससे जो सिचुएशंस अराइज हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारा ये इलाका वैसे ही बहुत वाटर लॉग था, ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी था, ये सेम ज़्यादा इलाके थे और इनमें ड्रेनेज भी नहीं थी। तो आगे चल के ठीक, तौफीक साहब आपको रोकना पड़ेगा। और इस ब्रेकिंग से पहले हम बात कर रहे थे सर तौफीक पाशा साहब से। अच्छा तौफीक साहब, जैसे कि आप खुद भी कह रहे थे कि ऑलरेडी जिन इलाकों में पानी अभी खड़ा हुआ था वो पहले से वाटर लॉक थे। सर बड़े जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें इसको अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, तो कैसे बना सकते हैं? ये ज़मीन ख़राब नहीं हो गई होगी? 4-4 महीने इस पर पानी खड़ा रहा है। जी बिल्कुल, और इससे दोबारा कोई ख़ास फसल लगाने के लिए इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तो ये पानी वैसे ही वाटर लॉक ज़मीनें हैं तो इसको वक्त लगेगा, और एक बार सरफेस का पानी जब निकल जाएगा तो उसके बाद हमें ग्राउंड वाटर का टेबल भी लोअर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आम तौर पे जो खेती बाड़ी करते हैं वो उस पर हल चलाएंगे, कुछ ज़मीन का ऊपर का सरफेस सूखेगा, फिर वो कुछ बहुत छोटी वाली फसलें जो होती हैं वो लगा देंगे ताकि ज़मीन की इम्प्रूवमेंट होने लगे। और इस साल हमें पता है गंदम भी नहीं लगेगी इन ज़मीनों में, तो दिस आर गोइंग टू बी मेजर इश्यूज। लेकिन आगे चल के इन्हीं ज़मीनों में हमने ऐसे दरख्त हमें लगाने चाहिए जो ज़मीन के पानी को जज़्ब करके हवा में उड़ा देंगे। तो बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, हमें पता है, हमने ट्रीज़ के ऊपर पहले प्रोग्राम्स किए हैं, और कुछ ऐसे दरख्त हैं जिनके बारे में मैं ख़ास तौर पे हमेशा लोगों को टोकता था कि जी आप इनको शहर में मत लगाएं, कराची में मत लगाएं, बड़े शहरों में ना लगाएं, ये आपका पानी भी पी लेते हैं और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करते हैं। लेकिन ये वही दरख्त हैं जो ऐसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम वो वाले दरख्त लगाएं जो ज़मीन का पानी निकालते हैं, क्योंकि इसके अलावा एक ही चॉइस है कि आप बोरिंग्स करें, कुएं करें, उसमें डीजल या बिजली जला के वो पानी निकालें, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेचर का तरीका है, आप नेचर का तरीका यूज़ करें। और ऐसे दरख्त जो हैं वो 2-3 साल के बाद उनकी लकड़ी बिकती भी है, तो वो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का एक हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें यूकलिप्टस है जो कोनोकॉर्पस है, जिसके लिए मैं कराची में मना करता था, और बार बार ये आपने हमेशा मुझे सुना कहते हुए कि ये उन इलाकों में लगाएं जहाँ वाटर लॉग है ज़मीनें, ये ज़मीन को कारामद करेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और होगा ये कि 3 साल या 2 साल के बाद वो लकड़ी जो है वो बिकती भी है, वो चिपबोर्ड वगैरह इन चीज़ों के लिए बिकती है। तो एक जो फार्मर्स का ये जो 2 साल की फसलें उनकी ख़राब हुई होंगी, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा उस ज़मीन में से, और ज़मीन का पानी भी नीचे जाएगा और उसमें वो ज़मीन इस्तेमाल के काबिल भी होगी। जी ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है तौफीक साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्ते। और ये वही बात है ना कि फैसल, अक्ल वाली बात है कि अगर आप इस पानी की वजह से अपनी ग्रीनरी में इजाफा कर लें, क्योंकि आप आला हुकाम से तो क्या ही उम्मीद रखेंगे कि वो इस तरह का कोई काम आपको करती नजर आएगी।